हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोग की सेवा के लिए। तो पिछले सेशन में हम लोग एसएससी किरण के 20 क्वेश्चन अटेंड किए थे टाइप 1 के। आइए जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं एसएससी किरण का। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बुक भी है और मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 20 तक कर लिए थे। आइए क्वेश्चन 21, क्वेश्चन हम 21 की बात करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ कि मार्कर के इंक गिरना शुरू हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यदि यदि ए तथा बी यदि ए तथा बी तीन संबंधे 4 के अनुपात में, ये सवाल नहीं करवाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं ये सवाल करवा रहा हूं कि अनुपात में, क्योंकि ये पहला सवाल है। और बी तथा सी 12 संबंधे 13 के अनुपात में हो। 13 के अनुपात में हो। जैसा कि आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं, यह नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो उसी के लोग के लिए जो कि प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सवाल पर अटेंड करते हैं। तो ए तथा सी किस अनुपात में है? तो अनुपात में है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले सेशन में ये बताया था कि क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बन जाना चाहिए, तब पेन उठाने में मजा आता है। कैसे? ध्यान से देखिए, ये क्या है? ए से बी, बी से सी, यानी कि यह रेगुलर सीरीज है। तो डायरेक्ट लिखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए बी कितना है? 3 अनुपाते 4। बी सी कितना है? 12 अनुपाते 13 बटे में कर लेंगे 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 13 चौको 52। यदि यह मॉडिफाई होगा तो मॉडिफाई कर लेंगे, अर्थात यदि जितना सरल से सरल हो सके कर लीजिएगा। और हमें लगता है कि यह 4 से कटेगा। 4 9 के 36, 12 चौको 48, 13 चौको 52। और यही आपका क्या होगा? ए का अनुपात 9, सी का अनुपात 13 और बी का अनुपात क्या है? 12। पूछा है ए तथा सी किस अनुपात में होंगे? तो ए तथा सी 9 संबंधे 13 के अनुपात में होंगे। देख लीजिएगा ध्यान से। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अब मेरा जो शॉर्ट वीडियो है उसमें एक सचिन यादव नाम के विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि सर 614 गुणे 608 का आप शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो मैं इसी सेशन के लास्ट में बता दूंगा। यदि सचिन यादव जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, यदि मेरा वीडियो देखते हैं, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपका कैलकुलेशन भी मिल जाएगा, अर्थात जो आपने पूछे हैं सवाल उसका भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जबरदस्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है जबरदस्त है। देखिए, इसीलिए तो लोग बोलते थे कि सर एसएससी किरण लगवाइए। यदि ए तथा बी परिमेय संख्याएं हैं, ए तथा बी परिमेय संख्याएं हैं तथा ए प्लस बी करणी में 3 इक्वल टू 1/2 माइनस करणी में 3, तो ए अनुपाते बी बराबर होगा। तो ए अनुपाते बी बराबर होगा। तो यहाँ पर मुझे बुक रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें बताने हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए,
जैसे जैसे सवाल में यदि कोई शब्द आ जाएगा तो उस शब्द को पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले शब्द आया है परिमेय संख्या, या नंबर सिस्टम का संख्याओं के वर्गीकरण से शब्द उठा है परिमेय संख्या। क्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे यस, a number r is the rational number, it can be written form in the p by q and q is not equal to 0 where p and q both are integers। अर्थात p बटे के q के रूप में ऐसा एक भिन्न जिसका q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और अंश और हर जो कि पूर्णांक होने चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है, मात्र 1 मिनट में पूरी परिमेय संख्या का निचोड़ बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है। पहली बात कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या, जितनी भी आपका पूर्णांक संख्याएं, ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। आइए एक झटके में सीख लीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर होता है और सभी इंटीजर या रेशनल नंबर होता है। रेशनल को क्यों से दिखाते हैं, ठीक है, रेशनल। इस डायग्राम को याद करिए, ये सवाल कतई गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पर बताता हूं कि सभी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, सभी उत्तर प्रदेश इंडिया में है और सभी इंडिया वर्ल्ड में है। लेकिन यदि हम ये कहें कि सभी उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है, यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि सभी उत्तर प्रदेश गाजीपुर में नहीं है, सभी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, सभी भारत उत्तर प्रदेश में नहीं है, सभी उत्तर प्रदेश भारत में है। इसका मतलब कि अंदर से बाहर जाने की तरफ सभी के सभी कथन स्टेटमेंट ट्रू हैं और बाहर से अंदर आने की तरफ ये सभी स्टेटमेंट क्या हैं? फॉल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं तो अंदर से बाहर जाने की तरफ ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और बाहर से अंदर आने की तरफ ये सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। न जाने कितने प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। इस कथन का, इस फिगर को यदि आप दिमाग में बना के रख लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी जिंदगी में संख्याओं के वर्गीकरण से यदि शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछ लिया तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है। अब समझिए परिमेय संख्याओं के संक्रियाएं क्या होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि दो नंबर दे के पूछेगा कि दो नंबर के परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कौन है, तो उन दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो ठीक उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं भी पूछता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 जो है कि पूर्णांक भी होता है, 0 एक परिमेय संख्या भी होती है और 0 न तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। 0 के बारे में 4 पॉइंट ये आपको याद करना है। कुछ लोग कहते हैं कि 0 सर सम है या विषम, इस बात का दावा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 0 एक्सेप्शन है ऑड और इवन के लिए। लेकिन हमारे एनसीईआरटी ये कहता है कि नहीं, 0 को हम इवन मानकर ही चलेंगे। तो एज इट इज आपको भी मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा, राइट। तो हम एनसीईआरटी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो परिमेय संख्या से संबंधित ये निचोड़ रहा। अब हम बात करेंगे इस सवाल पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ आपने सीखा। ध्यान से देखिएगा और सिखाना है यहां पर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये है क्या, a + b कर्ण में 3, तो 1/2 माइनस कर्ण में 10। इसका हम परिमेयकरण करते हैं। यदि ये माइनस है तो प्लस से करते हैं। क्या, 2 + कर्ण में 3 बटे में 2 + √3। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 + √3 डिवाइड बाई, देखिएगा यह माइनस है यह प्लस है, अर्थात a - b एंड a + b =
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये ए है और ये क्या है बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 4 माइनस ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 क्या मिला 2 प्लस √3 बटे में 1, अर्थात 2 प्लस √3 2 प्लस √3, देखिए मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b√3 इक्वल टू 2 प्लस √3। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। जरा आप खुद सोचिए कि ये जो आपने कैलकुलेशन किया है ये क्या नया में सीख रहे हैं क्या? नहीं, अरे कक्षा 9 में पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा है, क्लास 12 में पढ़े हैं, बीए या बीएससी किए होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे भाई। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो कैलकुलेशन है ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जिस तरह से सरकार इग्नोर कर रही है, ठीक है। बात समझ में आया? ये इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, हालांकि मैं ऊपर लिख दिया हूँ। अब आप ये बताइए ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो भी बी बच जाएगा, यदि इसको लिखेंगे और ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तब भी बी बचेगा, यानी कहीं ना कहीं वेरिएबल बचेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये होता है कि जब वेरिएबल दो बच जाते हैं तो उसको एलिमिनेट करना टफ हो जाता है, तो वहां पर एक और स्पेशल मेथड होता है, उसे कहते हैं तुलना करना। क्या करते हैं? जब कोई रूल वहां काम नहीं करता है तो वहां हम तुलना करते हैं। तुलना का मतलब कंपेयर करते हैं, ठीक है। किससे? जस्ट इसके पद से इसके जगह पर और इसके पद के इसके जगह पर। तो बताइए यह 2 है तो यह किसके जगह पर आया है? ए का, तो ए का मान क्या मिल गया? 2। √3 की जगह पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है? बी, तो √3 की जगह पर यहाँ पर क्या दिया है? 1, यानी बी का वैल्यू क्या मिल गया? 1। पूछा है A:B, तो लिखेंगे A:B अर्थात 2:1। तो कभी कभी इसका भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर एसएससी किरण का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। याद रखिएगा 1/2 माइनस √3 है, तो इस पूरे को खत्म करने के लिए इसी के शकल को यहाँ बैठा दीजिए और बस प्लस लगा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सर्दी का प्रभाव है, ठीक है, जो जेन्युइन है, व्यवहारिक है, किसी को भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 23 ये पिछले सेशन में लगाया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 एकदम आसान है, क्वेश्चन नंबर 25 एकदम आसान है, क्वेश्चन नंबर 26 एकदम आसान है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ये भी मैंने बताया है, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। यदि 2a = 3b = 4c हो तो A:B:C क्या होगा? अरे ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। इस तरह के प्रश्न को मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए A है, ABC है, तो ABC, ठीक है, रेगुलर रेशियो है। A का निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 और A के नीचे लिख देंगे। B को निकालेंगे तो B को छुपा के इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8। C का निकालेंगे तो C को छुपा कर इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6।
ये कट रहा है 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, ए का मान 6, सी का मान 3, बी का मान 4। यही आपका राइट आंसर है, देख लीजिए। हट हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वाकई लगता है कि नहीं अब वीडियो जो है कि अच्छा लग रहा है, कुछ न कुछ हम सीख पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मात्र कुछ नहीं करना होता है, एक फिंगर क्लिक करना होता है और स्टेटस लगा देना होता है। ठीक है, लोग अनाप वीडियो को स्टेटस लगा देते हैं। मेरे पढ़ाई द्वारा विद्यार्थी को भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनाप शनाप स्टेटस लगाते हैं, क्रिकेट का लगा देते हैं, IPL का लगा देते हैं, फनी वीडियो लगा देते हैं, है कि नहीं। कोई लोग तो इतना गंदे गंदे स्टेटस लगा देते हैं, क्या बताएं। लेकिन रियल में जिससे अपनी ज़िंदगी बनाई जाती है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, चाहे ये हो चाहे कोई भी, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28। अब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। लिखा है अनुपात 4 के पावर में 3.5 अनुपाते 2 के पावर में 5 उतना ही है जितना बोलकर अब इसका हल पूछ दिया है। देखिए 2 के पावर 5 है तो इस 4 को 2 बनाया जा सकता है, यही तो एनालिसिस है। ठीक है, तो 4 के पावर में ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 के होल के पावर में 3.5, 2 के पावर में 5। आप जानते हैं कि यह फॉर्मूला क्या लग गया, यदि a के पावर में m के होल के पावर में n है तो इसका मतलब यह घात और आधार का रूल लग जाता है, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यदि a के पावर में m और इसके पावर में n है तो याद रखिएगा यह दोनों को मैं लिख देता हूं कि a के पावर में m के होल के पावर में n, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। मैथमेटिक्स आपका बेस इम्पोर्टेंट होता है, वही मांगता है। तो बताइए 35 का 2 गुना बताइएगा भाई, 35 दूना के 70, 70 का मतलब दशमलव है और 0 है, तो दशमलव 0 से खत्म, तो सिर्फ क्या बचा 2 के पावर में 7 अनुपाते 2 के पावर में 5। 2 के पावर में 5 से 2 के पावर में 7 कटेगा तो अभी भी बचेगा 2 के पावर में 2 अनुपाते यहाँ पर बचेगा 1, अर्थात 4 अनुपाते 1। यहाँ कैसे खत्म हुआ ये आप सोचिए। ठीक है, यहाँ पर आप सोचिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये चाल, दूरी और समय का आ गया है। देखिए अनुपात है, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात अर्थात रेशियो, राइट। जब रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेशियो का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु में किसी से भी तुलना कर सकते हैं, तुलना ही तो रेशियो होता है, अनुपात होता है कि नहीं। तो हम कहीं भी रेशियो लगा सकते हैं, चाहे चाल, दूरी, समय हो, चाहे औसत हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, कहीं भी आप रेशियो लगा सकते हैं। जैसे गांव में बाराती आते हैं तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे लोग कितने रहेंगे और पूरे बाराती लोग कितने रहेंगे, तो कहीं भी आप अनुपात लगा देते हैं। इसीलिए इस अनुपात में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का भी जो है कि एक सवाल आ गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले उस सवाल को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले इस सवाल को हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, तीन व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं।
चलते हैं। उनकी चाल, उनकी चाल 4 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है। 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए, उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समयों का अनुपात होगा। जाने वाले समयों का अनुपात होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना, तो इसको मैं लगाऊंगा तो ये पल्ले पड़ने वाला नहीं है। समझिए ध्यान से। यह चाल, दूरी और समय की बात कर लिया है, ठीक है। 3 व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए, यानी कि हमने ये कहा कि 3 व्यक्ति हैं, वो गाजीपुर से इलाहाबाद के लिए जाते हैं। 3 व्यक्ति है, वो गाजीपुर से इलाहाबाद के लिए जाते हैं। तो जरा हमें ये बताइए, वो 3 व्यक्ति यदि गाजीपुर से इलाहाबाद के लिए जाते हैं आज और कल और परसों 20 साल बाद भी जाएंगे, तो क्या जो दूरी है वो दूरी बदल जाएगी? क्या 20 साल बाद इलाहाबाद अब बनारस आ जाएगा? सोचिए जरा। नहीं। आज भी दूरी यदि 200 किलोमीटर है गाजीपुर से इलाहाबाद का, तो कल भी 200 किलोमीटर रहेगा, और आने वाला समय भी दूरी जो है कि 200 किलोमीटर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूरी फिक्स है, दूरी समान है, दूरी निश्चित है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब दूरी निश्चित हो जाती है तो चाल और समय में क्या रिलेशन बनता है, उसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद इस सवाल को लगाऊंगा। आइए, हमने ये कहा, ध्यान से देखिएगा, हमने ये कहा कि एक व्यक्ति जिसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर, और वह 5 घंटे सफर करके, बताइए टोटल कितना दूरी चलेगा? तो जैसा कि आपको मालूम है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो एक व्यक्ति है जिसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह 5 घंटे में कितना दूरी पहुंचेगा? तो दूरी बराबर चाल गुणते समय, 20 पाँचे 100 किलोमीटर पहुंचा, 100 किलोमीटर पहुंचा, ठीक है। लेकिन चलते चलते थक गया, तो उसने ये कहा कि यदि हम पहुंचेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसको लेट होने लगा, और जब उसे लेट होने लगा, उसको समय पर पहुंचना था, जब लेट होने लगा तो अपनी स्पीड बढ़ा दिया। अब वह 20 की जगह पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसी 100 किलोमीटर को चलने के लिए उसे, बताइए, इसी 100 किलोमीटर को चलने के लिए अपना स्पीड बढ़ा दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल कितने घंटे लगेंगे? बताइए, 4 घंटा। कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा, ठीक है। यानी दूरी क्या है? समान है। दूरी पहले भी 100 किलोमीटर था और दूरी अब भी 100 किलोमीटर है, लेकिन पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे के हिसाब से 100 किलोमीटर लग जाता था, और इसी 100 किलोमीटर चलने के लिए उसने स्पीड बढ़ाया था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तब जाके अब उसे समय कम लग गया। कितना लग गया? 4 घंटा। मसलन निष्कर्ष क्या निकला? ध्यान से समझिएगा। निष्कर्ष यह निकला कि अब यहाँ पर समझ में आएगा कि अब यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे, यदि यह स्पीड है तो स्पीड पहले 20 था, अब कितना हो गया? 25। बताइएगा, स्पीड पहले 20 था तो कितना हो गया? 25। और टाइम, ठीक है, स्पीड पहले 20 था तो अब उसने कितना कर दिया? 25।
और टाइम पहले 5 था, तो अब कितना कर दिया 4। देखिए एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है, लेकिन जब यही तो है, यही तो मैंने बोला हूँ कि कंसेप्ट चीर दूंगा, ठीक है। और देख लीजिए, अब आप ये बताइए एक पल के लिए जरा सोचिए, 5 पचे 25, 5 चौको 20, देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्पीड का रेशियो है वही टाइम का उल्टा है। ध्यान से देखिए, जो स्पीड का रेशियो 4/5 है वही टाइम का रेशियो 5/4, उल्टा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों ही केस में ये दूरी क्या मैंने किया है, कांस्टेंट किया है, समान किया है। इसका मतलब स्पीड अपने टाइम का उल्टा हो गया, स्पीड अपने टाइम का इनवर्स हो गया, स्पीड अपने टाइम का विलोमानुपात हो गया, स्पीड अपने टाइम का व्युत्क्रमानुपाती हो गया, स्पीड अपने टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। इतने शब्दों से बोला जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। जरा आप ये बताइए, जब वह 20 से 25 किलोमीटर आया तो अपना स्पीड कितना बढ़ाया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक कितना है 20, तो भैया 20 पर 5 बढ़ा दिया। यदि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो बताइए, 20 5 100 और 5 5 25%, यानी उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था 25%। इसी दूरी को तय करने के लिए उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया था, 25%। बात को समझिएगा, स्पीड को कितना बढ़ाया था, 25%, ठीक है। तो समय कितना लगा, पहले 5 घंटे में तय करता था, अब 4 घंटा में तय करने लगा, तो 1 घंटा कम उसने लिया, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 गुणे, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणे 100%, कितना आ गया, 20%। यानी देखिए स्पीड को 25% बढ़ाया है तो टाइम घट के कितना आ गया, 20%। यानी जब स्पीड बढ़ाया तो टाइम घट गया। कंसेप्ट समझ में आया कि जब दूरी समान होते हैं, तो जब कोई व्यक्ति स्पीड बढ़ाता है तो समय कम होता है, और जब स्पीड कम करेगा तो समय बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कोचिंग आते हैं और आपको लेट होने लगता है तो बैलून तेज का मारना शुरू कर देते हैं, या खट 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 खट। क्यों मारते हैं, समय बचाने के लिए, आपको समय पर पहुंचना है, समय कम करते हैं। यानी कि स्पीड बढ़ाया तो समय कम हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि कोचिंग और आपके घर की बीच की दूरी समान है, 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ही रहेगा, कल को 6 किलोमीटर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष इससे ये निकला कि यदि डिस्टेंस यदि इक्वल है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। तो बताइए, 3 व्यक्ति स्थान ए से बी तक यानी कि दूरी फिक्स है, तो पैदल चलते हैं, चाल का अनुपात क्या है, 4:3:5। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा इनका, बताइए। समय का अनुपात पूछा है तो उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब लग जाएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये ऐरू गैरू वीडियो नहीं है दूसरे टीचरों की तरह, ठीक है। मैं कंसेप्ट के साथ साथ दिमाग वाला भी इसमें कंसेप्ट बताऊंगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और कंसेप्ट सीखेंगे तो आगे काम भी करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो स्पीड बाबू कितना है, 4/3/5, और टाइम कितना है, यही तो निकालना है, समझिएगा। यदि स्पीड 2 वैल्यू में दिया रहा है, 2:3, तो टाइम इसका चेंज हो जाएगा 3:2। ये 2 से 3 तो 3 से 2 हुआ। ये कब हुआ, जब 2 वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है। इसको कैसे चेंज करेंगे, यदि ये भी नहीं बताऊंगा ना तो ऐसे विद्यार्थी हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, कहेंगे कि तब ये 5 3 और ये 4, और ये क्या हो जाएगा, गलत। महारथी लोग हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्पीड टाइम का उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका इनवर्स हो जाएगा। तो 1/4, 1/3 और 1/5। और आप जानते हैं कि यह भिन्न आ गया, भिन्न का मतलब कांस्टेंट में आएगा, तो कांस्टेंट में एलसीएम डिनोमिनेटर का लेते हैं, हरों का लेते हैं। तो 4 3 12, 12 5 60, हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा। तो बताइएगा, जब इस 60 का सभी पदों में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 12 5 60।
बताइए, किसी से कट रहा है, या 5 है 0, ये 2 से कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो 20 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो चाल का अनुपात होगा, सॉरी समय का जो अनुपात होगा कितना होगा, 15 20 और 12, 15 20 और 12। तो इस सवाल को समझाने के लिए हमें 5 मिनट का समय लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि कंसेप्ट बता दूं कि कंसेप्ट आखिर क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। और आप इस तरह से प्रश्नों को नस्ते नाबूद कर सकते हैं, ठीक है, आने वाला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 29 था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा देता हूं। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है मेरे साथ कि इस साल मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ, ठीक है। तो वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक समय धीरे धीरे ऐसा आएगा कि मैं इतना कंटेंट दे दूंगा, इतना वीडियो बना दूंगा रेगुलर कि आप देखते रह जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल है। रेशियो सिर्फ दिया है, ABCD का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि शब्दों पर आधारित सवाल है। दो अभ्यर्थी P और Q, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक दो समंधे 5 के अनुपात में है। दो समंधे 5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक ये सब सवालें तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए सवाल सही है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि कभी भी यदि आप इंटर के बाद जब मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो एक SSC CGL तक का एक फाउंडेशन कोर्स करिए। उससे क्या होगा कि हर चीज कवर होगा, ठीक है। अच्छा देखेंगे, यह P और यह Q सवाल में लिख दिया हूं और मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये लिखना नहीं है। कितना है, 2:5। जरा बताइए, P का अंक कितना है, 120। P का अनुपात कितना दिया है, 2 किसके बराबर होगा, 120 के। तो 1 किसके बराबर होगा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 5 किसके बराबर होगा, तो 5 गुणे क्या कर देंगे, 60। कितना, 300। बताइए क्या सवाल लगाने वाली बात थी क्या, बोलिए, सवाल लगाने वाली है। लेकिन आपने कहा कि सर SSC किरण लगाइए, तो मैं SSC किरण लगाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब क्वेश्चन वेरिएबल में दे देता है तो दिमाग खराब होने लगता है। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 32 है, ये अनुपात P अनुपातिक Q दे रखा है कि P = Q, यानी P और Q दोनों समान नहीं होने चाहिए। कंडीशन देना जरूरी है भाई, ठीक है। प्राप्त करने के लिए x अनुपाते y के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए। ध्यान से देखिएगा, किस संख्या को जोड़ा जाए।
तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट तरीके से लिखा है कि इसको पाना है तो यक्स अनुपात वाई में सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं यक्स बटे के वाई, बोलिएगा कि अनुपात के प्रत्येक पद में, यानी इसके में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? हमने कहा कि ए जोड़ी जानी चाहिए। क्या? ए। आज जैसे ही ए जोड़ते हैं दोनों संख्याओं में, देखिए प्रत्येक पद, यानी प्रत्येक पद में जैसे ही ए जोड़ते हैं वैसे ही ये पी अनुपात क्यू प्राप्त हो जाता है। लीजिए, बहुत बड़ी बात है, लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। क्यू का इन दोनों में गुणा करेंगे तो लिखेंगे एक्स क्यू प्लस ए क्यू। पी का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? पी वाई प्लस ए पी। वेरिएबल को एक साइड करिए, यानी एक्स और वाई को एक साइड, तो एक्स क्यू पी को इधर लेकर आएंगे तो माइनस पी वाई, और ए क्यू को उधर लेकर जाएंगे तो ए पी माइनस क्या होगा? ए क्यू। जरा बताइए इसको क्या लिखेंगे? एक्स क्यू माइनस पी वाई बटे में, यहाँ से ए कॉमन करेंगे तो पी माइनस क्यू होगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू ए। तो ये जोड़ा जाना चाहिए। आंसर ऐसे ही दिया है, ऑप्शन में आंसर यही दिया है, ठीक है, वेरिएबल में, क्योंकि कोई अंक नहीं है, सब के सब पी क्यू एक्स है। और मैंने पहले सेशन में बता रखा है कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में क्या होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल में जब भी सवाल आता है तो दिमाग खराब होने लगता है कि अब मैं क्या करूं। यही न्यूमेरिकल में रहा होता तो खट देना आप तुरंत कर देते सवाल, लेकिन वेरिएबल है तो थोड़ा सोचेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पूछा मैं भी तो वही किया हूं, देख लीजिए। तो प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए? तो हमने कहा कि माना संख्या ए जोड़ा जाना चाहिए, तो ए का मान कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 आसान है, अनुपात है, यक्स और वाई का अनुपात दे रखा है और बस रखना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक सवाल आ भी गया। मैं तो चाहता हूं कि इस सवाल को दिखाऊं और आपको प्रूफ करूं। देखिए कंसेप्ट कितना जरूरी होता है। फॉर्मूला भूल जाएंगे, रट लीजिए जितना फॉर्मूला रटना है ना। कंसेप्ट सीखेंगे तो बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इस तरह के सवालों को देखकर 1 सेकेंड के अंदर आंसर मार के विदाउट पेन से करके चले जाना चाहिए। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समयों का अनुपात कितना होगा? लो भैया, ये सवाल के नाम पर धब्बा है, ठीक है। देख लीजिए, कलंक है इस तरह के सवालों में। ये पेन तक नहीं चलना चाहिए, और माइंड का प्रयोग करेंगे तो माइंड को भी ज्यादा सोचना, प्रेशर नहीं देना कि क्या होगा क्या नहीं। इससे पहले मैंने समझाया था कि यदि दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है समय का। यदि स्पीड 5/4 है तो बताइए टाइम क्या होगा? 4/5। कहानी खत्म। क्या ये लिखने वाली बात है कि डायरेक्ट ऑप्शन देखने वाली बात है? आप ऑप्शन देख कर निकल जाते हैं, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा सिक्की रंग का सवाल है, देख लीजिए। तो कुछ इस तरह के सवालों को देखकर विदाउट पेन सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट आंख बंद करिए, आंसर मारिए, ठीक है। तो कमेंट ये मत करिएगा कि आंख बंद करके कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मन की स्पीड का भी स्पीड बढ़ा देंगे, तो बहुत ही मिनिमम समय, माइक्रो सेकेंड में आ सकता है आंसर। जैसा कि हमने इस सवाल को पढ़ा, ये
क्या नाम, उसकी समान दूरी है, दो कार्य का अनुपात चालों का अनुपात दिया है। जब दूरी समान हो गया और चाल का अनुपात दिया है तो निश्चित ही उसको उल्टा कर देंगे तो समयों का अनुपात आ जाएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल को। आगे सवाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग कर लीजिएगा। ए बी सी डी करके दिया है, अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 37 जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, यहां पर भी दिमाग खराब होगा। दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1/3 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। समझाना चाहूंगा इसको, क्योंकि ये एल्जेब्रिक का पोर्शन आ गया है, ठीक है। देखिए 3 वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, यही होता है, ठीक है। बताइएगा, तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब बताइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, यहां से 2 2 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस, यहां पर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान कितना दिया है 1/3। बोलिएगा 1/3, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3 कम 3 में से 2 जा 1, 1/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक ये वैल्यू आ गया और एक दिया है 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और 1/3 बराबर दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। नानी मर जाएगी, अब निकालते रहिए ए बी सी का। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बताइए, कौन सा इक्वेशन लगा के ए बी अकेले अकेले पूछा है, बताइए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे भैया, बताइए। इसीलिए तो लोग बोले ना कि सर एसएससी किरण का सवाल लगाइए। जब कहीं रूल काम नहीं हो पाता है और जहां इक्वेशन नहीं बन पाता है वहां हम तुलना करते हैं। इस बात का हमेशा याद कर लीजिए, तुलना करने का तरीका होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1/3 है। सपोज मान के चलिए यदि बी ए बन जाता है, यदि बी ए बन जाता तो ए स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पर सी बी बन जाता तो ये बी स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पर ए सी बन जाता तो ये भी सी स्क्वायर हो जाता, और इसी का मान 1/3 है। तो ये कब होगा, जब ए का मान 1 और बी का मान 1 और सी का मान 1 लेते हैं तो अनुपात कितना मिल जाएगा 1:1:1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बोलिए। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल को मिटा देते हैं। तो अनुपात एल्जेब्रिक से भी पूछ लिया, ठीक है। तो वही तो मैंने कुछ समय पहले बताया आपको, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है कि कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी में भी सेट किया जा सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है, हर एक टॉपिक कहीं भी सेट किया जा सकता है, बस कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपका जो सवाल दिया हुआ है मैं इसको लिखना चाहूँगा। ये तो आप भी कहेंगे सर सब सवाल छोड़ देते हैं एबीसी से संबंधित, ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। देखिए उस तरह से जब सवाल रहता है ना तो मैं इसको करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन एकदम लगता है कि नहीं लगाने लायक ही नहीं है, हमारे लायक ही नहीं है और आपके लायक नहीं है, तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि उस तरह के सवाल को फायर कर देंगे आप लोग। चार अनुपाते 5 इक्वल टू
तो ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर अनुपाते बी सी ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछा है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले इत्मीनान से सवाल आपके सामने होगा, उस सवाल के रेशियो को पकड़िए कि वह कैसी सीरीज है, रेगुलर है कि नहीं। यदि रेगुलर है तो कैलकुलेशन आसान है। ए से बी और बी से सी यह रेगुलर है तो लिख लिया करिए डायरेक्ट यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए से बी है तो 2 अनुपाते 3, बी से सी है तो 4 अनुपाते 5। बताइए 2 चौको 8, 4 3 12 और 3 पचे 15। ए का मान 8 है, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। बी का स्क्वायर 12 है तो कितना होगा 12 में रही 144। बीसी का मतलब 12 गुणे 15 फेमस नंबर है, इसका गुणनफल कितना होगा 180। काट दीजिए, देख लीजिए कितना आता है, काटिए इसको। तो 4 से कटेगा 16 चौको 64, 36 चौको 144 और 45 चौको 180। अब ये कटने वाला नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए मिटा देते हैं। तो 38 और हमने क्या टारगेट बना रखे हैं कि नियर अबाउट 20 से भी ऊपर क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 39 दिया है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। मैंने समानुपात का कंसेप्ट समझाया था तो वहां पर मैंने इसको बता रखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसी तरह से ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, इनके भी जवाब दे दिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात होगा। पहले तो इसको समझा देता हूं। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। कोई भी दो संख्या मान लीजिए, बोला है किसी संख्या का, माना पहली संख्या 1 का मतलब गुणा 0.06 बराबर दूसरी, माना दूसरी संख्या का मतलब गुणा 0.08। ठीक है, आप x ले सकते हैं, ये y ले सकते हैं, आप यहाँ a ले सकते हैं, आप यहाँ b ले सकते हैं, आप यहाँ q ले सकते हैं, यहाँ p ले सकते हैं। दो संख्या आपकी मर्जी, आपका कोई पसंदीदा नाम है तो वो नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात होगा कि 1 और 2 का जो अनुपात बताएंगे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको यहीं पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे 0.08 अनुपात 0.6। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करना है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहली बात किया 2 अंकों पे दशमलव है तो यह क्या हो जाएगा 8/100 और यह 1 अंक पे है तो क्या लिखेंगे 6/10। बताइए 0 से 0 कट गया, 1 10 कट गया। 2 चौको 8, 2 5 10। बोलिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई के 15, यानी कि 2 अनुपाते कितना बन गया 15। बोलिए 2 अनुपाते 15। कैलकुलेशन पकड़ होना चाहिए, अनुपात में कहाँ कहाँ से करता है, कैसे कैसे करता है। ठीक है, बोलिएगा। मैं अब क्या बताने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कभी भी दो संख्या का यदि नंबर दे दें, कभी भी दो संख्या का यदि नंबर दे दें, ठीक है, कभी भी दो संख्या का यदि नंबर दे दें
तो आपको संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप बताइए, आप संख्या को उल्टा लिख देंगे अनुपात बनाकर। जैसे मान लीजिए एक ये संख्या है, ये तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इसी को चेंज कर दीजिए, बस लिख दीजिए 0.8 अनुपात 0.6, बस। अब इसी का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। इसी का क्या कर देंगे आप, अनुपात 0.08, इसी का क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ये मन में कैलकुलेशन चलना चाहिए, याद रखिएगा 2 3 6 2 4 8, या एक अंक पे दशमलव है या 2 अंक पे दशमलव है, बात को समझिएगा। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 100 और यहाँ से बचेगा 10, ठीक है। या आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो नीचे 10 कर लीजिए, नीचे क्या कर लेंगे 100, देखिए 10 बचा कि नहीं बचा। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कितना बेहतरीन तरीके से आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 3 के 15, तो 2:15 इधर गया है, तो यही होगा। तो जो हम लिख रहे थे माना पहली संख्या का मतलब गुणा, वो सब इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक कंसेप्ट मिल गया है, वो भी सवाल आ गया है, उसको भी मैं जिक्र कर देता हूं और आप हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यह 40 है, देखिएगा मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41 का, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का हम बात करेंगे। दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर, किनका अंतर, इन्हीं संख्याओं का, तथा उनका अंतर कितना है, 4 है, 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। लीजिए ये लास्ट सवाल था आज का। अब आइए मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग, माना दो संख्या a + b कितना 40, और उनका अंतर यानी इन्हीं का a - b कितना आता है 4। तो बेसिक तरीके पे क्या करते हैं बताइए, आप तो यही करते हैं सर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, बिल्कुल जोड़ दिए, तो प्लस माइनस से ये कट गया, तो जोड़ेंगे तो 2a = ये कितना होगा 40, तो a का मान कितना मिल गया 22। फिर क्या करते हैं कि एक बार जोड़ते हैं तो एक बार घटा देते हैं, तो क्या मिलता है 2b, और 40 में से 4 घटा देंगे कितना मिलेगा बताइए 36, तो b का मान कितना मिल गया 18। यही तो करते हैं, यही तो करते हैं, बोलिएगा। और पूछा है कि दोनों संख्याओं में अनुपात, तो a अनुपाते b, a का मान कितना है 22, b का मान कितना है 18, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 11 दूना के 22। दोनों संख्याओं में अनुपात 11:9 का है, 11:9 का, 11:9 का, ठीक है। समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 4, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो योग हमेशा अंतर से बड़ा होना चाहिए, बात समझ पा रहे हैं। योग क्या होना चाहिए, अंतर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी कि योग यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर क्या है 4, तो योग मान लीजिए दूसरा कोई संख्या होता है, योग मान लीजिए 18 होता तो अंतर 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी जब भी होगा अंतर कम होना चाहिए और योग अधिक होना चाहिए। तो दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर कितना है 4। इस तरह के प्रश्न कभी भी मिले, यह यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सी टेट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, यदि इस तरह के प्रश्न यदि कभी भी मिले तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए डायरेक्ट। बताइए 40 और 4 को जोड़ देंगे कितना होगा 44। 44 को 2 से भाग लगाने का मतलब 2 का आधा, सॉरी आधा, 2 से भाग लगाने का मतलब होता है व्यवहारिक भाषा में आधा। तो आधा करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मान लीजिए 20 का आधा 10, 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, 50 का आधा 25, है कि नहीं। तो बताइए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, अंतर को भी योग को भी, तो 20 और 40, सॉरी कितना दिया है 40 और 4, तो 40 4 का योग कितना होगा 44, 44 का आधा कितना होता है 22। जो 22 आएगा वो हमेशा प्रथम संख्या आएगी, हमेशा प्रथम संख्या, इस बात का याद रखिएगा।
अब इस 22 में से अंतर को घटा दीजिए या इस 40 में से 22 को घटा दीजिए तो हमेशा दूसरा आ जाएगा। बोलिए, इस 22 में से कम को घटा देंगे या इस अधिक में से 22 को घटा देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 18। या ये दिक्कत हो रहा है तो हमने क्या कहा कि एक बार जोड़कर 2 का आधा कर दीजिए, सॉरी एक बार जोड़कर आधा कर दीजिएगा, एक बार घटाकर आधा कर दीजिएगा। बोलिए, तो एक बार जोड़कर आधा करेंगे तो 40 4 44 का आधा कितना होता है 22। 40 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36 का आधा कितना होता है 18। ठीक है, याद रखिए सवाल को बिना आप पेन चलाए करना है। 2 9 18, 11 दुना के 22, ए का मान बी का मान लीजिए। ठीक है, बोलिएगा। आइए, यदि हम ये कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 18 है और इन्हीं संख्याओं का अंतर मान लीजिए यहां पर हमने कर दिया 4, तो अब इसको क्या सोल्व करेंगे कि नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 18 4 कितना होता है 22, 22 का आधा कितना होता है 11, तो प्रथम संख्या कितना आ गई 11। 18 में से एक बार 4 घटा दीजिए कितना होगा 14, 14 का आधा कर दीजिए कितना होगा 7। दूसरी संख्या कितनी मिल गई 7। लीजिए, या आप दिमाग लगा सकते हैं, आप कहते हैं करे सर जब पहली संख्या 11 मिल गई तो 11 में से 4 घटा दीजिए 7 आ जाए। ये तो आपके ऊपर है, तो हर तरह से मैंने इसको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का भी क्लास आपको पसंद आया होगा। और मैं स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि सचिन यादव मेरा शॉर्ट वीडियो देखे हैं और उन्होंने मेरे कमेंट में एक सवाल किए हैं। यदि भाई साहब यदि आप मेरी क्लास को देखते हैं तो यहाँ मैं आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। सचिन यादव जी का कमेंट मेरे शॉर्ट वीडियो में ये आया है कि सर 614 गुणे 608 का ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो 2 दिन पहले का कमेंट है, मैं आज देखा हूं तो मैं बोला हूं ठीक है आज के सेशन में चर्चा कर लेता हूं। मैंने क्या बताया था कि 500 के करीब 14 इकाई और दहाई। देखिए इधर और इधर की संख्या यदि ये सैकड़े का स्थान वाला संख्या समान है तो बाकी संख्याओं के अंकों का योग यदि 20 है तो 14, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6, तो 14 6 कितना होता है 20। तो 20 होगा तो हमेशा हम 1/5 जोड़ेंगे समान संख्या में, तो 6 + 1/5 और गुणे समान संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 14 6 के भी गुणा कर देंगे। 14 6 कितना होता है बताइए, हाँ 14 6 84। ठीक है, इसको 4 अंकों में हम कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे 6 6 के 36 + 6/5 और ये क्या है 0084। बताइए, ध्यान से देखिएगा 1 0, अब इसमें 6 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो 1 0 इधर कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा 60। 60 का मतलब 12 × 5 = 60, तो यानी कि 36 12, 1 0 इधर दे दिया है तो 084 480। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 2 1 क्या हो जाएगा 7 3, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर। देख लीजिए सचिन यादव जी, देख लीजिए आपका कैलकुलेशन। इसी बेस पर मैंने जो शॉर्ट वीडियो आपने देखा है तो उसी पर आपने सवाल भेजा है तो मैंने आपका ये सवाल को सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो अंत तक देखिएगा और मैं लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है, तो बात तो यही है कि देखिए मोटिवेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर। यदि आप बहुत बच्चे कर सर मोटिवेट की लास्ट में मोटिवेट किया करिए, तो मोटिवेट के लिए यही है कि आज की मोटिवेट में यही है कि यदि मैं शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करिए। यदि ये लगता है कि मेरा कर्म सही है, देखिए कर्म का याद आ गया है नाम, तो कर्म से संबंधित एक मोटिवेट पॉइंट है मैं बोल दूं कि यदि कर्म ही सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। यदि कर्म ही सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। यह 12 लाइन का है, बाकी किसी दिन बात होगी तो मैं इसको भी पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।